नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कुछ बेटी जीते जी अपना मायका खराब कर देती हैं। दरवाजे की डोरबेल लगातार बजी जा रही थी। शिवानी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर आई और दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी ननंद दीपा दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननंद दीपा को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? दीपा बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए घर को देखने चली आई। शिवानी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। दीपा अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। शिवानी बोली, दीदी कम से कम बात करके तो आना था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेला बैठना पड़ेगा। दीपा बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। शिवानी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे, और जाने वाले को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दीपा बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने से ही लग रही है। माँ दिन का 1 फोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उसके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही बातें याद आती रहती हैं। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। इतने में शिवानी की सहेली का उसके मोबाइल पर फोन आ जाता है। वह शिवानी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। शिवानी बोली, रुचि आज तो डांस और म्यूजिक क्लास में आना असंभव होगा, नहीं हो पाएगा आना। मेरी ननद आई हुई है। हाँ कल मैं पक्का आऊंगी। दीपा बोली, भाभी आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? शिवानी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा जब मम्मी जी जिंदा थी, मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने शिवानी की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे और रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सारा सामान निकाल लो, मैं अभी आई। रश्मि बोली कि जी दीदी, जरा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। शिवानी बोली, दीदी आप फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पी लीजिए और आपके लिए चाय कॉफी जो आपका मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राघव भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करना। और शिवानी अपने बेडरूम में चली गई। दीपा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती थी, मुझसे ढेरों बातें करती थी, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी अपने हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दीपा बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी, उसकी माँ विमला जी उसके लिए बहुत लाड़ लड़ाती थी। दीपा को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में दीपा की ही पसंद का खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाती थी। विमला जी बोली, दीपा तो घर आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तो इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है।
और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब दीपा अपनी माँ को डांट लगाकर कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम ही तो सहारा हो। यदि तुम भी भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में मैं तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ। मैं और यहाँ मेरा है ही कौन। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी। भाभी थोड़ा ही चाहेगी कि मैं अपने मायके में आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक ही दिखावा करते हैं। किसी को मुझे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटे की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके से कोई इंसान घर आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर इसकी बजाय उनकी ननद या ससुराल से कोई इंसान आ जाए तो इनकी बोह तनी हो जाती है। मैं हूँ इतने दिन तो तू खूब मजे कर ले, क्या पता यह भाई भाभी तुझे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए विमला जी दीपा को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने दे देती हैं। तो यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभियाँ हथिया लेंगी। दीपा उन दिनों को याद करके रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ शिवानी को भी वह दिन याद आ गए जब शिवानी की सास विमला जी जिंदी थी। विमला जी ने शिवानी को कभी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम करने वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर विमला जी ने तो बहू की कभी इज्जत ही नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उसकी बेटी दीपा आ जाए तो समझो शिवानी की सामत ही आनी है। दीपा और विमला जी मिलकर शिवानी पर तानों और उल्हानों की बौछार करते। एक दिन दीपा अपनी कुर्ती शिवानी को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग गया नहीं है। शिवानी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश मारा था। दीपा गुस्से से बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने यह कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए सास और ननद कभी भी मशीन चालू नहीं करने देते। बिजली का बिल ज्यादा आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। यह सब बोलती रहती थी। बेचारी शिवानी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू शिवानी को बहू दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से दही भल्ले बना दे। शिवानी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी है, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बना पाऊंगी। मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगी तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। विमला जी गुस्से से बोली, दीपा क्या हमारे घर में रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ और बाहर से जहाँ से भी दही मिले अभी लेकर आओ। शिवानी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटे दूर एक डेयरी खुली थी, जहां से वह दही लाई और थक हार कर उसने दही बल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि और कहने लगी, इतनी देर कैसे लगा दी? दही लाने में दही लेने गई थी या फिर जमाने गई थी? जैसे तैसे उन्हें दही भल्ले बना कर दिए। फिर शिवानी के मन में ख्याल आया कि माँ जी से अपनी डांस क्लास और म्यूजिक के बारे में बात करती हूँ। एक बार उसने माँ जी से बात की भी थी, लेकिन विमला जी ने यह सारी बात अपनी बेटी को बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिवानी को खूब खरी खोटी सुनाई।
विमला जी दीपा को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती थी। यह बात शिवानी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राघव को इस बात का पता चला कि माँ दीपा को चुपके से यह सब सारी चीजें देती है, तो राघव ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ, दीपा इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने सारी चीजें दिया करो। हमने कभी तुम्हें रोका थोड़ी है इस बात पर। इस बात पर विमला जी भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सम्मान देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। शिवानी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर भी क्या सकती थी। सास और ननद तो जैसे दोनों ने कसम खा रखी थी कि शिवानी को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि शिवानी तो कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं थी। शिवानी के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। शिवानी को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा बीत चुका था। दीपा बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में डोर बेल बजी। दीपा ने दरवाजा खोला और भाई राघव को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राघव दीपा को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी, आप अचानक? ना कोई फोन, ना कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। राघव ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और बोला, शिवानी कहाँ गई? दीपा बोली, भाभी तो अंदर बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राघव फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी दीपा? हड़बड़ाकर बोली दीपा, क्यों, मैं चाय नहीं बना सकती क्या? राघव बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़े ही आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तो तूने कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। दीपा नजरें झुकाकर बोली, अरे छोड़ो भैया पुरानी बातों को। दीपा ने राघव को चाय बनाकर दी और राघव के पास बैठकर बोली, भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा ली है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। राघव बोला, इससे क्या हुआ? शिवानी को यह शौक तो पहले से ही था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कुछ नहीं करने दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दीपा बोली, लोक लज्जा का तो ख्याल कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही है। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। शिवानी अपने कमरे से बाहर आई थी कि उसने दीपा दीदी की यह सारी बातें सुन ली और शिवानी बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब कहकर भड़काती आई हो और
अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। राघव बोला, बहन तुम्हारी पहले भी सारी गंदी आदतें थी जिससे मैं और शिवानी बहुत परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। बोली दीदी आप शिवानी बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालने का काम करती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर ही आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। यह सब किया धरा है आप ही का है, वरना एक भाभी भी अपनी ननंद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननंद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर दीपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। तो दोस्तों, कुछ लड़कियां अपने माँ बाप के जीते जी अपना मायका खुद खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं कि माँ बिना मायका नहीं, मगर वे यह भूल जाती हैं कि यदि मैं भाभी को अपनी बहन समान प्यार दूं तो भाभी भी उनको ननंद वाला सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीजें वापस देता है जो उसे मिलती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।